नमस्कार मित्रों, मैं राघव अवस्थी आप सभी लोगों का डिसेंट स्टडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आप इस क्लास में पढ़ते हैं मेट्रोलॉजी एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को। जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि इस समय जो क्लासेस चल रही हैं वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पर आधारित ही चल रही हैं और ये मेट्रोलॉजी सब्जेक्ट के अंतर्गत मैंने 5 चैप्टर पूरे कवर भी करा दिए हैं, ये भी आप लोग जानते हैं। अगर नहीं पता है तो आप लोग प्ले लिस्ट पर जाके वो 5 वीडियोज़ अच्छे से देख सकते हैं। आज हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं लास्ट चैप्टर, आज का छठा चैप्टर होगा और यहीं से आप लोगों की मेट्रोलॉजी एंड हो जाएगी। 7वां चैप्टर आपकी बुक में जो दिया गया है वो आपके सिलेबस में नहीं है। 6 ही चैप्टर आप लोगों के सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से इस किताब में आपको पढ़ने हैं। तो जो छठवां चैप्टर है वो है यांत्रिकीकरण या इंस्ट्रूमेंटेशन, जो आज हम लोग पूरा कवर करने वाले हैं एक ही वीडियो में। इसमें 30-35 क्वेश्चन होंगे। यही आप लोगों के पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मुझे ये लगेगा कि इसमें इस किताब पूरे इस चैप्टर में नहीं, पूरी किताब में और इम्पॉर्टेंट जो भी क्वेश्चन हैं अगर मुझे लगेंगे तो मैं वो आप लोगों को नोट करके इसी तरीके से वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड कर दूंगा। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। फिर थोड़ी सी बातें वो करेंगे वीडियो के लास्ट में, तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा और लास्ट की बातें हैं आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट और ये सारे क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे यांत्रिकीकरण, जिसे हम लोग बोलते हैं इंस्ट्रूमेंटेशन। जो आपका यांत्रिकीकरण होता है, कौन कौन से यंत्र होते हैं जिनसे हम लोग यंत्रों को मापते हैं या फिर यंत्रों की माप लेते हैं, कौन कौन से यंत्र हैं जिनके माध्यम से हम लोग विभिन्न प्रकार की माप ज्ञात करते हैं, मेजरमेंट करते हैं। तो उन्हीं पर आधारित हम लोग आज क्वेश्चंस कुछ करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में कौन सा यंत्र नॉन वैद्युत राशियों को वैद्युत राशियों में बदल देता है। जो आपकी नॉन वैद्युत राशियां होती हैं आप लोग जानते ही हैं, जो आपकी नॉन वैद्युत राशियां होती हैं वो जैसे वोल्टेज वगैरह हो गया, ठीक है, नहीं सॉरी बल हो गया, ये सारी बल है, कोई मीटर में माप है, तो ये सारी क्या है, नॉन वैद्युत राशियां होती हैं। जो आपकी वैद्युत राशियां होती हैं वो है वैद्युत फ्लक्स है, धारा है, ये सारी क्या है, वैद्युत राशियां आपकी होती हैं। तो नॉन वैद्युत राशियों को अगर वैद्युत राशियों में यंत्र बदल रहा है तो उस यंत्र को हम लोग कहेंगे ट्रांसड्यूसर। क्या कहेंगे, ट्रांसड्यूसर क्या करता है कि नॉन वैद्युत राशि को वैद्युत राशि में बदलने का काम करता है। तो आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे, एक का सी नंबर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हम लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखिए, क्वेश्चन कह रहा है निम्न में नॉन वैद्युत राशियां होती हैं। जो आपकी नॉन वैद्युत राशियां होती हैं वो देख लेते हैं। तो आपकी जो नॉन वैद्युत राशियां होती हैं वो आवृत्ति भी होती है, तापमान भी होता है, दाब भी होता है। तो तीनों ही जो ये राशियां दी गई हैं ये नॉन वैद्युत राशियों के अंतर्गत आती हैं। तो इसका डी नंबर सभी बिल्कुल हो जाएगा करेक्ट, आप लोग इसे नोट कर लीजिए। अब हम लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है निम्न में विद्युत राशियां होती हैं। जो आपकी विद्युत राशियां होती हैं मैंने आपको अभी बताई भी थी। निम्न में जो विद्युत राशियां हैं वोल्टेज और चुंबकीय फ्लक्स ये दोनों ही होती हैं। तो इसका सी नंबर ऑप्शन ए भी बहुत बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, आप लोग इसे नोट कर लेंगे। अब हम लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि रेखीय विस्थापन का मान ज्ञात करने के लिए प्रयोग करते हैं। अगर आपको रेखीय विस्थापन का मान ज्ञात करना है या मेजरमेंट करना है तो उसके लिए हम लोग किस यंत्र का यूज करते हैं। तो उसके लिए हम लोग रेखीय विस्थापन ट्रांसड्यूसर का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, रेखीय विस्थापन ट्रांसड्यूसर का यूज किया जाता है। तो आप लोग ये भी नोट कर लेंगे, 4 का सी नंबर हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। अब लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन कह रहा है निम्न में ट्रांसड्यूसर के प्रकार होते हैं। जो आपके ट्रांसड्यूसर होते हैं वो कौन कौन से प्रकार के होते हैं। तो आपके जो ट्रांसड्यूसर होते हैं वो चल चुंबक प्रारूपी ट्रांसड्यूसर और चल चुंबक प्रारूपी वेग ट्रांसड्यूसर, ये दोनों ही टाइप के होते हैं। तो इसका सी नंबर ऑप्शन ए भी बहुत बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, आप लोग इसे नोट कर लेंगे। अब लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गति को मापने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त एवं प्रयुक्त होने वाली युक्ति है। अगर गति को मापना है तो सबसे ज़्यादा जो प्रयुक्त होने वाली युक्ति होती है वो होती है टेकोमीटर। क्या होती है, टेकोमीटर। तो 6 नंबर का ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल हो जाएगा करेक्ट, आप लोग इसे नोट कर लेंगे। अब हम लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन अगला कह रहा है कि टेकोमीटर कितने प्रकार के होते हैं। जो आपके टेकोमीटर होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं। तो आपके जो टेकोमीटर होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं। पहला होता है यांत्रिक टेकोमीटर, दूसरा होता है विद्युत टेकोमीटर। तो इसका सी नंबर ए भी आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, आप लोग इसे नोट कर लेंगे। अब हम लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि यांत्रिक टेकोमीटर के अंतर्गत आते हैं। जो आपके यांत्रिक टेकोमीटर होते हैं उसके अंतर्गत
क्या क्या या कौन कौन से मीटर आते हैं। तो पहला है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, दूसरा है रिवोल्यूशन काउंटर और तीसरा है रेजोनेंस। ये सारे जो अवयव हैं ये सभी टेकोमीटर के अंतर्गत आते हैं। तो इसका सभी आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, आप लोग इसे नोट कर लीजिए। अब हम लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत टेकोमीटर के प्रकार होते हैं। जो आपके विद्युत टेकोमीटर होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो आपको जो विद्युत टेकोमीटर होते हैं वे एसी टेकोमीटर और डीसी टेकोमीटर दोनों होते हैं, एसी करंट पर आधारित और डीसी करंट पर आधारित। तो इसका सी नंबर ऑप्शन ए भी बहुत बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, आप लोग इसे नोट कर लीजिए। अब हम लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन अगला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इससे पूछा जाएगा। स्ट्रोबोस्कोप किस प्रकार का टेकोमीटर है। जो आपका स्ट्रोबोस्कोप होता है वो किस प्रकार का टेकोमीटर होता है। तो आपका स्ट्रोबोस्कोप जो होता है वो विद्युत टेकोमीटर होता है, विद्युत टेकोमीटर के नाम से भी इसे जानते हैं। तो आप लोग ये नोट कर लेंगे। अब हम लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए वो भी स्ट्रोबोस्कोप पर ही आधारित है। स्ट्रोबोस्कोप होता है, जो स्ट्रोबोस्कोप होता है वो क्या होता है। ये एक प्रकार की क्या है, हस्तचालित मशीन है। कौन सी है, हस्तचालित, हाथों से चलाई जाने वाली एक इंस्ट्रूमेंट है, जिसके माध्यम से हम लोग किसी भी राशि को मापते हैं या किसी भी राशि का मेजरमेंट करते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन कह रहा है 12 नंबर, स्ट्रोबोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। स्ट्रोबोस्कोप का जो प्रयोग होता है वो कहाँ पर किया जाता है। वो आवृत्त गति को मापने के लिए किया जाता है और घूर्णी गति दोनों को मापने के लिए किया जाता है। तो इसका सी नंबर ऑप्शन ए भी बहुत बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, आप लोग इसे नोट कर लेंगे। अब हम लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है स्ट्रोबोस्कोप उत्पन्न करता है। जो आपका स्ट्रोबोस्कोप होता है वो क्या क्या उत्पन्न करता है। तो स्ट्रोबोस्कोप बिजली और फ्लैश दोनों उत्पन्न करता है, फ्लैश और बिजली। तो सी नंबर ऑप्शन ए भी बहुत बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, आप लोग इसे नोट कर लेंगे। अब हम लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि कंपन रीड टाइप आवृत्ति मीटर का प्रयोग किया जाता है। जो आपका कंपन रीड टाइप आवृत्ति मीटर होता है उसका प्रयोग हम लोग किस लिए करते हैं। उसका प्रयोग हम लोग कंपन की आवृत्ति मापने के लिए करते हैं। तो इसका बी नंबर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, कंपन की आवृत्ति के लिए। 14 नंबर का बी आंसर बिल्कुल करेक्ट है। अब हम लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि 1 हेक्टोबार होता है। 1 हेक्टोबार बराबर कितना होता है। तो 1 हेक्टोबार होता है 10⁷ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 10⁷ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाता है। तो आप लोग ये नोट कर लेंगे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये वाला तो इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है। 1 बार होता है, 1 बार बराबर क्या होता है। बार क्या है, ये सभी दाब की यूनिट्स दी गई हैं। तो जो आपका 1 बार होता है ये क्या होता है 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। कितना होता है 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो 16 का सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, आप लोग इसे नोट कर लेंगे। हम लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है एमकेएस प्रणाली में दाब की इकाई होती है। जो आपकी एमकेएस प्रणाली है उसमें दाब की इकाई क्या होती है। एमकेएस प्रणाली में आपकी जो दाब की इकाई होती है वो किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर होती है। तो बी नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये आप लोग इंटर से पढ़ते हुए आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है और आपके एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। अब लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है किसी तरल द्वारा उसके पात्र की दीवार पर प्रति इकाई क्षेत्र पर लगाए गए बल के मान को कहते हैं। अगर उसका क्या है प्रति इकाई क्षेत्रफल पर कोई दाब लगाया जा रहा है तो उस मान को हम लोग कहेंगे, तो उस मान को हम लोग परम दाब कहते हैं। क्या कहते हैं, परम दाब कहते हैं। तो 18 नंबर का सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, आप लोग इसे नोट कर लेंगे। अब हम लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखिए 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्न में मापे गए 2 दाबों का अंतर वेददर्शी दाब कहलाता है। अगर 2 दाबों का हम लोग अंतर ले रहे हैं तो वो दाब क्या कहलाएगा, उस दाब को हम लोग वेददर्शी दाब कहते हैं। क्या कहते हैं, वेददर्शी दाब कहते हैं। इस क्वेश्चन के नाम से ही समझ में आ रहा है, वेददर्शी दाब जो होगा उसे हम लोग वेददर्शी दाब कहते हैं, आप लोग ये नोट कर लेंगे। अब हम लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखिए 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वायुमंडलीय दाब से नीचे का दाब कहलाता है। और वायुमंडलीय दाब से हम लोग नीचे का दाब ले रहे हैं तो उस दाब को हम लोग क्या कहेंगे। तो जो आपका कौन सा वायुमंडलीय दाब है, अगर हम लोग उसके नीचे दाब माप लेते हैं तो उस दाब को हम लोग निर्वात दाब कहते हैं। क्या कहते हैं, निर्वात दाब कहते हैं। तो 20 नंबर का सी आंसर बिल्कुल हो जाएगा करेक्ट, आप लोग इसे नोट। अब हम लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न दाब की इकाई होती है, जो न्यूनतम दाब होता है
यहाँ पर इसका ये मतलब ना समझ लीजिएगा कि निम्न दाब में इनमें कौन सी है, ऐसा नहीं है। जो निम्नतम दाब होता है, अधिकतम दाब एक होता है, एक निम्नतम दाब होता है। तो जो निम्नतम दाब है, सबसे निम्न दाब है, उसकी इकाई जो होती है वो माइक्रोन होती है। सबसे निम्न मान माइक्रोन में आता है। इकाई तो ये भी पास्कल भी और ये भी होती है। तो जो सबसे कम दाब है उसकी इकाई माइक्रोन होती है। तो 21 नंबर का ए नंबर बिल्कुल आंसर करेक्ट है। आप लोग इसे नोट कर लेंगे। अब हम लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है स्ट्रेन गेज किस सिद्धांत पर कार्य करता है। जो आपका स्ट्रेन गेज होता है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है, वो आपका पीजो प्रतिरोधक प्रभाव पर काम करता है। पीजो प्रतिरोधक प्रभाव के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो आप लोग ये भी याद कर लेंगे, याद करने वाले क्वेश्चन है, लास्ट चैप्टर है, इससे अभी क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि अब लास्ट अगला क्वेश्चन, एक प्राइमरी ट्रांसड्यूसर एवं एक सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर को आपस में जोड़कर बनाया जाता है। जो आपका प्राइमरी ट्रांसड्यूसर होता है और सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर होता है, उसे जोड़कर जब हम लोग एक युक्ति तैयार करते हैं तो वो युक्ति जो तैयार होती है वो स्ट्रेन गेज के नाम से जानी जाती है या स्ट्रेन गेज बनकर तैयार होता है। तो 23 नंबर का ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप लोग इसे नोट कर लेंगे। अब हम लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन 24 नंबर क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है लोड सेल्स में सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर के रूप में लगा रहता है। जो आपका लोड सेल्स में हो, सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर में यूज किया जाता है, वो क्या लगा रहता है, वो आपका स्ट्रेन गेज लगा रहता है। उसमें क्या लगा रहता है, स्ट्रेन गेज लगा रहता है। तो ए नंबर ऑप्शन इसका 24 का बिल्कुल करेक्ट है। आप लोग इसे नोट कर लेंगे। हम लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है स्ट्रेन गेज लोड सेल को और किस नाम से जाना जाता है। जो आपका स्ट्रेन गेज लोड सेल होता है उसे हम लोग जो अन्य नाम से जानते हैं वो होता है विद्युत लोड सेल। तो 25 नंबर का बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप लोग इसे नोट कर लेंगे। अब हम लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि सॉरी नीचे कर लेते हैं। हाँ, क्वेश्चन कह रहा है कि ट्रांसड्यूसर और किस नाम से जाना जाता है। जो ट्रांसड्यूसर होता है उसे और हम लोग किस अन्य नाम से जानते हैं। तो उसके 3 नाम होते हैं। पहला होता है प्राइम सेंसर, दूसरा होता है सिग्नल जनरेटर, तीसरा होता है पिकअप। तो इन तीनों नामों में कुछ भी दे दिया जाए तो आप लोग समझ जाएंगे कि हमें ट्रांसड्यूसर के बारे में पूछा गया है। तो इसका डी नंबर ऑप्शन सभी बिल्कुल हो जाएगा करेक्ट। आप लोग ये नोट कर लेंगे। अब हम लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि प्राइमरी ट्रांसड्यूसर को और किन नामों से जाना जाता है। जो आपका प्राइमरी ट्रांसड्यूसर होता है उसे हम लोग डिटेक्टर के नाम से जानते हैं। डिटेक्टर के नाम से जाना जाता है। अगर ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, डिटेक्टर को और किस नाम से जाना जाता है, या पूछ सकता है कि डिटेक्टर और किस ट्रांसड्यूसर का नाम होता है। तो आप लोग आंसर लगाएंगे प्राइमरी ट्रांसड्यूसर। तो 27 का ए नंबर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप लोग इसे नोट कर लेंगे। अब हम लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन कह रहा है विद्युत ट्रांसड्यूसर किस तरह कार्य करता है। जो आपका इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर होता है वो किस तरीके से कार्य करता है। जो आपका विद्युत ट्रांसड्यूसर होता है वो द्वितीयक ट्रांसड्यूसर के रूप में कार्य करता है या फिर द्वितीयक ट्रांसड्यूसर की तरह ही कार्य करता है। तो आप लोग ये समझ गए होंगे। अब हम लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है रेखीय परिवर्ती विभेदी ट्रांसफार्मर को और किस नाम से जाना जाता है। जो आपका रेखीय प्रवर्धी ट्रांसड्यूसर होता है उसे हम लोग जो अन्य नाम से जानते हैं वो होता है LVDT। क्या होता है, LVDT, जिसे हम लोग लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफार्मर भी बोलते हैं। शॉर्ट में LVDT बोला जाता है। LVDT के नाम से बहुत ज़्यादा ये प्रसिद्ध है। तो 29 का ए नंबर बिल्कुल हो जाएगा करेक्ट, LVDT। तो आप लोग ये नोट कर लेंगे। अब लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन कह रहा है अगला 30 नंबर LVDT किस तापमान पर कार्य करता है। जो आपका LVDT होता है वो लगभग किस तापमान पर कार्य करता है। तो वो आपका तापमान जो होता है वो -256 से लेकर 600 तक होता है। अगर इससे कम या फिर इससे ज़्यादा है तो वहाँ पर हमारा LVDT जो है वो कार्य नहीं कर पाएगा, फेल हो जाएगा, सही रीडिंग नहीं दे पाएगा। तो अब हम लोग देख लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन अगला 31 नंबर क्या कह रहा है, निम्न में प्राकृतिक क्रिस्टल होता है। जो ये प्राकृतिक क्रिस्टल होते हैं वो कौन से प्रकार के होते हैं। तो इनमें हमारे जो प्राकृतिक क्रिस्टल होते हैं वो क्वार्ट्ज और टूलमेलिन दोनों क्रिस्टल होते हैं। तो इसका सी नंबर ऑप्शन ए भी बहुत बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप लोग इसे नोट कर लेंगे। अब हम लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन अगला कह रहा है कि तापमान को मापने के लिए किन पैमानों का प्रयोग किया जाता है। अगर हम लोगों को तापमान को मापना है तो आप लोग जानते ही हैं सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट और रैंकिंग में हम लोग मापते हैं।
तो ये सेंटीग्रेड लिखा हुआ है, यहाँ पर डबल ई की मात्रा मतलब सॉरी बड़े ई की मात्रा लगा लीजिएगा, डबल ई सॉरी बोल रहे हैं, बड़े ई की मात्रा लगा लीजिएगा, ये सेंटीग्रेड लिखा हुआ है। दूसरा है फ़ारेनहाइट, तीसरा है रैंकिन। तो इन सभी में हम लोग तापमान को मापते हैं, ये सारी यूनिट तापमान की ही होती हैं, आप लोग ये समझ गए होंगे। हम लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन अगला कह रहा है कि वैद्युत प्रतिरोधी तापमापी से कितने ताप को मापा जा सकता है। जो आपका वैद्युत रेजिस्टिव तापमापी या फिर टेम्परेचर मेजरमेंट युक्ति होती है, उससे हम लोग कितने ताप को माप सकते हैं। तो उससे हम लोग -200 अंश से लेकर +650 अंश तक मापते हैं। तो इसका डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगर इससे कम या ज़्यादा है तो ये फेल हो जाएगा, वहाँ पर सही रीडिंग नहीं देगा या फिर वहाँ पर काम ये नहीं कर पाएगा। अब हम लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि द्विधात्विक तापी कितने तापमान को माप सकती है। जो आपकी द्विधात्विक तापमापी होती है, बाई वाली जो होती है बायोमेट्रिक, ठीक है, तो वो कितने ताप को ये माप सकती है। तो इसके लिए जो ताप होता है वो रखा जाता है -40 अंश सेल्सियस से लेकर 550 अंश सेल्सियस। कितना? -40 अंश सेल्सियस से लेकर प्लस का 550 अंश सेल्सियस। अगर इससे कम ज़्यादा है तो हमारा जो द्विधात्विक तापमापी होता है वो कार्य नहीं करता है, वो फेल हो जाएगा, सही रीडिंग नहीं देगा, जो आपका बाई मेटेलिक थर्मोमीटर होता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द्विधात्विक तापमापी जो है ये टॉपिक ही पूरा इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग बुक से थोड़ा सा रीड भी कर लीजिएगा, जिससे आप लोगों को ये और अच्छे से बिल्कुल समझ में आ जाएगा। हम लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन। देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है थर्मो इलेक्ट्रिसिटी की खोज 1821 में किस वैज्ञानिक ने की थी। जो आपकी थर्मो इलेक्ट्रिसिटी की खोज हुई थी वो 1821 में हुई थी। अगर 1821 में ये हुई थी तो ये किस वैज्ञानिक ने की थी। तो आपके जो वैज्ञानिक थे वो थे सीबेक नामक वैज्ञानिक थे, जिन्होंने 1821 में थर्मो इलेक्ट्रिसिटी की खोज की। तो 35 का बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो आप लोग इसे नोट कर लेंगे। आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो बिल्कुल पसंद आया होगा और आज से आप लोगों का इसी वीडियो के साथ में ये पूरा सिलेबस या बोल सकते हैं M&MI मेट्रोलॉजी एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो गया। अगर आप लोगों ने पिछले वीडियोस नहीं देखे तो सारे वीडियोस देख लीजिएगा। और जो इम्पोर्टेंट बात थी वो ये है कि आज से ये खत्म हो गया है, तो मैं इसके कल से आप लोगों को 10-10 क्वेश्चन करके टेलीग्राम पर क्विज प्रोवाइड करता रहूँगा। तो अगर आप लोगों ने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, उससे आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। क्योंकि वो जो क्वेश्चन आप लोगों को लगातार 5-6 दिन, अभी ये पेपर तक आपको आपके बचे हुए हैं, 9-10 दिन बचे हुए हैं, तो 10 दिन तक लगभग आपको कोई डेली 10-10 क्वेश्चन की मिलेगी, 100 क्वेश्चन की मिलेगी। वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन होने वाले हैं। तो वो अगर क्विज आप लगाते हैं तो आपको उससे क्वेश्चन काफ़ी देखने को मिलने वाले हैं। तो अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल पर हो नए तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।